नमस्कार दोस्तों, शशांक नीरज टारगेट एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग मेंडल के नियमों को देखेंगे। पूरे जनरेशन्स में वंशानुगति क्या है, कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। कुल मिलाकर बेहतरीन तरीके से आनुवांशिकता की हेरिडिटी की सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। चूँकि एक लंबा टॉपिक है, इत्मीनान से बैठ जाइए, पेन कॉपी सब कुछ लेकर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करिए, चीज़ों को डिटेल में देखिए और एक एक बात अच्छे से बारीक बातों को समझने का प्रयास करेंगे हमारे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये और यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी, बोर्ड एग्जाम्सों और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से बहुत ही प्रश्न बनते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस वाइज एक एक चीज़ें इसमें समझने का प्रयास करेंगे तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, सब तक पहुँचाएँ। चूँकि एग्जाम्स बहुत नज़दीक है, सबको इस तरह की वीडियोज़ के बेनिफिट्स मिलने चाहिए और हमारी मेहनत का यही एक प्रतिफल भी होगा कि आप दूर दूर तक इसे पहुँचाएँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और एक एक बातें बारीकी से समझिएगा और सब बातें आपको 100% समझ में आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पिछली पीढ़ी से वंशागति में संतति को कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। आप जानते हैं कि पिता के एग्जैक्ट जैसा पुत्र नहीं होता, माता पिता के एग्जैक्ट जैसा पुत्र नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही नहीं होता। आकार में, रूप में, रंग में, बनावट में, हर तरीके से एकदम समान नहीं होता। कुछ न कुछ विभिन्नताएं उसमें पाई जाती हैं। कुछ न कुछ क्या पाई जाती हैं? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को। अब वो कैसी विभिन्नताएं हैं वो सब हम आगे भी देखेंगे, लेकिन इतना तो आप समझ सकते हैं कि एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी तैयार होती है वो बिल्कुल अपनी पीढ़ी जैसी, पिछली पीढ़ी जैसी नहीं होती। मतलब पेरेंट्स जैसी वो बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल वैसी नहीं होती। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मिलती हुई हैं, सिमिलैरिटीज़ भी बहुत सारी हैं और बहुत सारी विभिन्नताएं भी हैं। हम लोग समझेंगे आगे। अभी मैंने बस आपको एक स्टेटमेंट बताया कि पिछली पीढ़ी से वंशागति में संतति को कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं? कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में, जो अलैंगिक जनन एसेक्सुअल सेक्स से उत्पन्न होती हैं, उन जीवों में बहुत अधिक समानताएं होती हैं। जो एसेक्सुअल होते हैं, अलैंगिक होते हैं, क्या होते हैं? अलैंगिक जनन से, एसेक्सुअल सेक्स से जो संतति पैदा होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उनमें समानताएं बहुत होती हैं, सेक्सुअल में नहीं। जैसे मनुष्यों में समानताएं ज़्यादा नहीं होती हैं, कम होती हैं। कोई कहेगा कि आप देखते होंगे कि अरे इस बच्चे की नाक अपने पिता जैसी, नाक पिताजी जैसी है, मतलब 100% उसकी शरीर पिताजी जैसी नहीं है। चूँकि सेक्सुअल जो सेक्स है उसके द्वारा जो उत्पन्न बच्चे होते हैं उनमें विभिन्नताएं बहुत होती हैं। लेकिन जो एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जो है, जनरेशन जो है हमारी, उसमें समानताएं ज़्यादा होती हैं। तो कोई पूछेगा भाई अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में ज़्यादा समानताएं होंगी, तो बिल्कुल सही है। वहीं पर लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति होती है, जो जनरेशन हमें प्राप्त होती है, उसमें समानताएं कम होती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि समानताएं नहीं होती हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कम समानताएं होती हैं। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो लैंगिक जनन है तो उसमें, जैसे मनुष्यों में, जानवरों में, बहुत सारे जानवरों में, ये सब में जिसमें लैंगिक जनन होता है, जैसे भैंस का जो बच्चा होगा बिल्कुल उसी भैंस जैसा नहीं होगा। तो ये भी ध्यान में रखने की बात है कि लैंगिक जनन से जैसे मनुष्य के जो पुत्र या पुत्रियां होंगी वो बिल्कुल माता पिता जैसी नहीं होंगी, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। ये परिवर्तन लाभप्रद या अनुपयोगी हो सकते हैं। कभी कभी परिवर्तन लाभप्रद भी होता है बच्चों, कभी कभी वो उपयोगी नहीं होता, वो किसी काम का नहीं है जो परिवर्तन हुआ। अब सोचोगे ये कैसे? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें परिवर्तन आपके लिए उपयोगी दिखेगा। जैसे आप समझ सकते हैं, आप देखिए ज़्यादातर परिस्थितियों में देखिएगा कि चीज़ें जो परिवर्तन है, कभी कभार आपको सीधे उसका लाभ देखने को मिलेगा। जैसे भैंस देख लीजिए ज़रा सा। मैं एक ऐसे ही काल्पनिक बात आपको बताता हूँ तो आप इससे जुड़ पाएंगे। वैसे तो सारी भैंसें क्या हो रही हैं? काली हो रही हैं, काली पैदा होती हैं, भैंस के बच्चे भी काले होते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी कोई ऐसी भैंस आपको देखने को मिल जाए जो काली नहीं है,
होगा भी। आप ऐसे देखेंगे बहुत मेंडल के बहुत सारे ऐसे नियम है कि पेरेंट्स, माता पिता या उनके पूर्वज बिल्कुल वैसे नहीं होते, लेकिन कभी कभी संतान वैसे देखने को मिल जाती है। मैं एक काल्पनिक बात बता रहा हूँ जिससे आप चीज़ों से जुड़ सकेंगे कि भैंस काली की बजाय क्या हो जाती है, सफ़ेद। अब इसका सफ़ेद में जो परिवर्तन हुआ बड़ा उपयोगी है यार। कैसे उपयोगी है भाई? धूप होती है, काली चीज़ें हैं तो ऊष्मा का ज़्यादा अवशोषण करेगी, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी हीट को, तो भैंस को बहुत गर्मी लगेगी गर्मी के दिनों में। लेकिन अगर वही सफ़ेद भैंस है तो ऊष्मा का उतना अवशोषण नहीं करेगी, और उतना अवशोषण नहीं करेगी तो उस भैंस को कम गर्मी लगेगी। तो परिवर्तन कैसा हो गया? उपयोगी हो गया। लेकिन बहुत बार परिवर्तन कैसा होता है? अनुपयोगी भी होता है, किसी कार्य का बहुत नहीं होता है, बहुत फ़ायदा इससे जंतु या प्राणियों को नहीं मिलता है परिवर्तन के। मैंने एक ऐसी काल्पनिक बात आपको बताई कि जीवन में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कई दफ़ा वो उपयोगी भी हो जाती हैं और कई दफ़ा वो क्या हो जाती हैं? अनुपयोगी। जैसे माता पिता बहुत लंबे हैं, बहुत ही लंबे हैं, उनके परिवार में पूर्वज भी बहुत लंबे हैं, बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा लंबे, और आवश्यकता से ज़्यादा लंबे होने पर आपको कमर दर्द इत्यादि की समस्याएं देखने को मिल जाती हैं कई दफ़ा। लेकिन जो अगली पीढ़ी बन रही है मान लीजिए, उसकी लंबाई औसत दर्जे की होती है, अमूमन औसतन जितनी लंबाई होनी चाहिए उतनी हो जाती है। तो उसको अब एक बेनिफिट मिलेगा कि जो एक तरीके से बैकबोन वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती थी लंबे लोगों को खास तौर पर, अब वो जो औसत दर्जे की लंबाई के लोग हैं खास तौर पर ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये एक आप क्या देख रहे हैं कि लाभप्रद फायदे हो गए। तो परिवर्तन लाभप्रद भी हो सकता है बच्चों, अलाभप्रद भी हो सकता है, अलाभप्रद या अनुपयोगी भी हो सकता है। ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लक्षणों की वंशागति के नियम क्या हैं? आखिर लक्षण किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं? हेरिडिटरी क्या, किस तरीके से आप देखते हैं लक्षणों का एक शरीर से दूसरे शरीर में, मतलब एक पेरेंट्स से बच्चों में किस तरीके से उसका स्थानांतरण होता है, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो लक्षणों की वंशागत के नियम, और इस नियम में अगर आपने मेंडल का नियम नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं है, तो मेंडल के नियम को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, जो कि पूरे विश्व भर में पढ़ा जाता है, जाना जाता है, और काफ़ी हद तक ये सूटेबल भी है समझने में भी, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़ा ही सकारात्मक इसका उपयोग देखने को मिलता है। तो चलिए मेंडल के नियमों और उनके योगदानों को हम एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। मेंडल ने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया। मेंडल ने क्या लिया था? विभिन्न तरह के विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे। अब बात उठती है कि मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना? क्योंकि मटर का पौधा जल्दी तैयार हो जाता है और उस पर लक्षणों का एक तरीके से संकरण कराने में और उसके लक्षणों में परिवर्तन को देखने में बहुत समय नहीं लगता। आप मनुष्यों में अगर देखने लगोगे तो एक पीढ़ी बीतने में ही जो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा वो खुद भी नहीं रह जाएगा। तो ज़्यादा परिणाम को प्राप्त करना है तो कम समय में ही आपको ऐसी वस्तु या ऐसे जीवों या ऐसे पौधों को चुनना होगा जो जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली परिणामों को दर्शाते हैं। इसलिए मटर के पौधों को लिया मेंडल ने। तो मेंडल ने भिन्न भिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे पौधे, बौने पौधे, बौना समझते हैं ना, ड्वार्फ मतलब छोटा। मेंडल ने प्रारंभ में एक संकर संकरण कराया। क्या कराया? एक संकरण। यहाँ थोड़ा ये संकरण नहीं है, ये अड़ा नहीं रहेगा इसमें। एक संकर संकरण कराया का अध्ययन किया। उसके बाद क्रमशः द्विसंकर संकरण कराया। उसके बाद त्रिसंकर संकरण या बहुसंकर संकरण भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुसंकर संकरण। ठीक है, त्रिसंकर संकरण या बहुसंकर संकरण का अध्ययन किया। एक संकर संकरण मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया। क्या कराया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, पॉली हाइब्रिड क्रॉस कराया। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ, फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ, उसके बाद पॉली या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कराया उन्होंने। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से 2 पॉइंट समझने हैं। एक संकर संकरण, ये देख लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और दूसरा द्विसंकर संकरण। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है और ये दोनों ही हमें समझने चाहिए। तो चलिए क्रम से हम लोग पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं, एक संकर संकरण को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। विपरीत लक्षण वाले नर या मादा, मैंने कहा है मोनो मतलब एक लक्षण आप लेंगे। क्या लेंगे? आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, एक संकर संकरण करा रहे हैं, तो अलग अलग भिन्न भिन्न केवल एक ही लक्षण लेंगे। एक लक्षण और एक लक्षण, 2 भिन्न भिन्न लक्षणों को आप लेंगे। तो विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षण, पहले ही कह दिया मैंने कि एक जोड़ा विपरीत लक्षण का मतलब एक लक्षण
अलग तरह का और दूसरा लक्षण अलग तरह का ले करके अध्ययन किया था। किसने? मेंडल ने। तो विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इन विपरीत लक्षणों के संकरण को एक संकर संकरण कहा जाता है। इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो दो डिफरेंट सिम्टम्स लिए जाएंगे, नर और मादा के मध्य क्या, दो डिफरेंट सिम्टम्स लिए जाएंगे और उनका क्रॉस कराया जाएगा। तो इस तरीके से इस तरह के क्रॉस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या कहा, अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। एक जोड़ा विपरीत लक्षण लेंगे, समझ रहे हैं? एक जोड़ा विपरीत लक्षण मतलब दो ऑपोजिट सिम्टम्स हम लोग लेंगे और उसके बीच हम लोग क्या कराएंगे? संकरण कराएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा कैसे क्रॉस होता है इसके बीच। मान लीजिए मैंने क्या लिया? शुद्ध बौना लिया। मैंने क्या लिया? कैसा लिया? शुद्ध बौना पौधा ले लिया। ये देखिए शुद्ध बौना है, ये क्या है? शुद्ध बौना पौधा ले लिया। और एक मैंने क्या ले लिया? शुद्ध लंबा। जैसा आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, ये शुद्ध बौना पौधा है और ये क्या है? शुद्ध लंबा पौधा है। ध्यान से देखिएगा इसे। अब शुद्ध बौने का क्रॉस मैं कराऊंगा शुद्ध लंबे के साथ। ध्यान से समझिएगा इसे अच्छे से। और ये शुद्ध बौना जो है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? टीटी से। अभी आप सोच रहे हो कि मैंने पेयर में क्यों लिखा है? बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि नर और मादा के जो लक्षण होते हैं हम लोग हमेशा पेयर में ही उसे दिखाएंगे। टीटी क्या? टीटी, स्मॉल टीटी मतलब शुद्ध बौना और कैपिटल टीटी मतलब शुद्ध लंबा। याद रखिएगा, शुद्ध लंबा देखना है तो कैपिटल टीटी, शुद्ध बौना देखना है तो स्मॉल टीटी। अब हम लोग देख रहे हैं तो इस शुद्ध बौने को जब हम लोग गैमेट्स में तोड़ेंगे युग्मक में, तो ये टी, एक टी ये आ गया अलग और एक टी ये क्या आ गया अलग। और इसको भी जब तोड़ेंगे तो क्या भाई? एक कैपिटल टी अलग और एक कैपिटल टी अलग। ये दो टी था तो ये मैंने कर दिया। शुद्ध लंबे का टी अलग और शुद्ध बौने का भी स्मॉल टी अलग। ध्यान से देखिएगा, ये वाला टी देख रहे हो ध्यान से, ये वाला टी इस वाले टी से मिल जाएगा। एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बन गया। और यही वाला स्मॉल टी इस वाले कैपिटल टी से भी मिल जाएगा, इस वाले कैपिटल टी से। ये देखो ये आ गया, ये मिल गया। तो ये वाला क्या बना लेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। बिल्कुल इसी प्रकार से ये वाला स्मॉल टी इस कैपिटल टी से और यही वाला स्मॉल टी इस कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी बना लेगा। मतलब ये दोनों स्मॉल टी ये दोनों कैपिटल टी का जब क्रॉस कराया जाएगा तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इन सभी केसेस में आपको लंबे पौधे ही बनेंगे। क्यों? मैंने कहा कि यहाँ पर लंबा प्रभावी है। लंबा कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। ध्यान दीजिएगा, लंबा कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। एकदम अच्छे से समझते रहिएगा, लंबा कैसा है? प्रभावी लक्षण है। एक कहीं पर भी कैपिटल टी आ जाएगा मतलब वो पौधा बड़ा माना जाएगा। और दो स्मॉल टी आ जाएंगे, अगर क्या आ जाएंगे? दो स्मॉल टी साथ साथ, तभी वो बौना पौधा बनेगा। एक भी कैपिटल टी आ रहा है तो वो कैसा पौधा बनेगा? लंबा पौधा बनेगा। मतलब यहाँ पर कैपिटल टी प्रभावी है, शुद्ध लंबा क्या है? प्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी एक कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी एक कैपिटल टी है, यहाँ भी एक कैपिटल टी है, यहाँ पर भी एक कैपिटल टी है, हर जगह एक कैपिटल टी है। इसका मतलब सभी पौधे कैसे बनेंगे? लंबे बनेंगे। जब भी एक शुद्ध बौने और एक शुद्ध लंबे का संकरण कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा, तो आप सभी को लंबे पौधे प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? लंबे। चारों ही केसेस में क्या होंगे? लंबे पौधे प्राप्त होंगे। और ये जो बन रहा है स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ये युग्मनज कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। क्या कहलाता है? जाइगोट। और यही जाइगोट बाद में चलकर पौधे का रूप धारण कर लेता है। और मनुष्यों में यही जाइगोट आगे चल करके बच्चों का रूप धारण कर लेता है। तो मेरी बात अब समझ चुके होंगे कि जहाँ पर एक भी कैपिटल टी दिखेगा बच्चों, वहाँ पर लंबा पौधा ही प्राप्त होगा। अभी और अच्छे से डिटेल में इसे समझेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। ओके, आइए अगले पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे इसी में। अभी तो मैंने एक सिंपल सा आपको प्रयोग करके दिखाया, जैसा मेंडल जी ने कहा है कि एक ही लक्षणों को, भिन्न भिन्न लक्षणों को, एक बौना था तो एक लंबा था, भिन्न भिन्न लक्षणों को हमने लिया और मैंने क्रॉस कराया तो आपने देखा कि सभी लंबे पौधे प्राप्त हो गए। सभी कैसे पौधे प्राप्त हो गए? लंबे पौधे प्राप्त हो गए। जब मेंडल ने शुद्ध रूप से लंबे एवं शुद्ध रूप से बौने मटर के बीच पर परागण करके
एक संकर संकरण कराया, तब उसे प्रथम संतत पीढ़ी F1 में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। ये मैं आपको बता चुका पीछे ही। अर्थात दो लक्षणों में से एक केवल पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, दोनों लक्षणों का मिश्रित प्रभाव नहीं दिखता। क्या मिश्रित प्रभाव दिखा? एक लंबा पौधा था, एक बौना पौधा था, तो क्या कोई मीडियम साइज का पौधा बना? नहीं, सभी लंबे बन गए। मतलब कोई एक ही लक्षण प्रभावी होता है। यहाँ कैपिटल टी एक प्रभावी लक्षण है, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। कैपिटल टी क्या है? एक प्रभावी लक्षण है। और स्मॉल टी क्या है? एक अप्रभावी लक्षण है। वहाँ पर इफेक्टिव सिम्टम क्या है? तो कैपिटल टी है। बड़ा पौधा प्राप्त हो रहा है, तो जो कैपिटल टी है वो क्या है? प्रभावी है। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए जरा सा, हमें कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मनज प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? युग्मनज, गैमेट्स, जाइगोट प्राप्त हुए। अब इसी F1 पीढ़ी, ये क्या कही गई आपकी? F1 पीढ़ी, जो पौधे नए प्राप्त हुए हमारे, सभी बड़े, ये भी बड़ा प्राप्त हुआ, ये भी बड़ा, ऐसे और भी चारों पौधे जो प्राप्त हुए थे बड़े, उनमें से दो का मैं क्या कराता हूँ? अब क्रॉस कराता हूँ। इन दो का जो प्राप्त हुए हैं उनका मैं क्या कराता हूँ? क्रॉस। मतलब जो ये F1 पीढ़ी है, इनमें माता पिता का क्या कराता हूँ? क्रॉस कराता हूँ। ये जो सिंबल आप देख रहे हो, ये सिंबल और ये सिंबल जो देख रहे हो, ये पिता का सिंबल होता है, ये माता का सिंबल होता है, ये मेल का होता है, ये क्या होता है? फीमेल का। क्लियर है? इस सिंबल से आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, ये मैंने आपको समझने के लिए बनाया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का अब हम कराने जा रहे हैं संकरण। ध्यान से देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी था, ब्रेक हो गया। क्या? ये कैपिटल टी है और ये क्या है? स्मॉल टी। ये क्या है? कैपिटल टी है और ये क्या है? स्मॉल टी। देखिए, ब्रेक कर दिया मैंने, मतलब इसका युग्मक गैमेट्स प्राप्त कर लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका हम क्या कराने वाले हैं? क्रॉस कराने वाले हैं। भैया ये कैपिटल टी मिल जाएगा इस कैपिटल टी से, पहला कैपिटल टी इसके कैपिटल टी से मिलकर कैपिटल टी बना लेगा। यही कैपिटल टी इसके स्मॉल टी से मिल जाएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना लेगा। अब ये तो दोनों से मिल चुका। आइए स्मॉल टी को देखते हैं। ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से मिल जाएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी से मिल जाएगा, तो स्मॉल टी बना लेगा। ध्यान से देखिएगा, स्थिति क्या हमारे सामने खड़ी हुई? युग्मनज क्या बन के तैयार हो गए हमारे सामने? तो भैया युग्मनज जो बन करके तैयार हुए हैं, कुछ यूं हुए हैं। क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। दो कैपिटल टी दिख गए। हमने बताया एक भी कैपिटल टी दिख जाए तो बड़ा ही प्राप्त होगा, लंबा ही पौधा प्राप्त होगा। ये तो दोनों ही कैपिटल टी है, प्रभावी लक्षण तो कैपिटल टी होता ही है, तो ये बड़ा प्राप्त होगा। ये भी बड़ा ही प्राप्त होगा, चूंकि एक कैपिटल है तो बड़ा ही प्राप्त होगा। ये भी बड़ा ही प्राप्त होगा, एक कैपिटल टी। लेकिन एक पौधा जो प्राप्त होगा बच्चों, वो कैसा प्राप्त होगा? बौना प्राप्त होगा, छोटा प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों ही स्मॉल टी आ गया, एक भी कैपिटल टी नहीं आया, एक भी प्रभावी लक्षण इसमें नहीं आया। इसका मतलब ये पौधा कैसा हो जाएगा? बौना। मतलब जो F2 पीढ़ी हमें प्राप्त हो रही है, ये तो F1 पीढ़ी थी कि सभी बड़े प्राप्त हो रहे थे, लेकिन अब ये जो F2 पीढ़ी हमें प्राप्त हो रही है, F2 पीढ़ी में 3 तो कैसे हो रहे हैं? बड़े, लेकिन एक चौथा क्या हो जा रहा है? छोटा। मतलब F2 पीढ़ी के लिए जो फिनोटाइप अनुपात है, फिनोटाइप का मतलब उसकी फिजिक, जो देखने में कैसे हैं, जो देखने में, वही फिनोटाइप कहलाता है कि वो देखने में कैसे हैं। तो इनका फिनोटाइप अनुपात कैसा है बच्चों? 3 बड़े हैं और एक छोटा। तो मैंने देखो फिनोटाइप रेशियो जो निकाला है इनका, कैसा रेशियो? F2 पीढ़ी का जो फिनोटाइप रेशियो है उसमें 3 बड़े हो रहे हैं। तो देखो 3 लंबा इस टू एक बौना, एक कैसा प्राप्त हो रहा है? बौना। तो मैंने क्या लिख दिया? एक बौना। ये आपका कैसा हो गया? फिनोटाइप रेशियो हो गया। फिनोटाइप अनुपात 3:1 एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्या होता है कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले की दूसरी पीढ़ी आपको ज्ञात करनी हो, तो वहाँ फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? तो वहाँ फिनोटाइप अनुपात 3:1, मतलब 3 लंबा तो एक बौना। अब इनका अगर जीनोटाइप अनुपात देखना चाहते हो, एक फिनोटाइप होता है, एक जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब उनके जीन कैसे हैं, उनमें उनके कैसे हैं जीन। तो आपने जीन क्या देखा? एक तो पूरा का पूरा कैसा प्राप्त हुआ भाई आपको? एक पूरा शुद्ध लंबा मतलब दोनों कैपिटल टी। अभी आपने देखा था कि कैसे, अब यहाँ देख सकते हैं पीछे, ये देखिए, एक पूरा का पूरा कैपिटल टी मतलब वो शुद्ध लंबा हो गया, बिल्कुल ही लंबा, शुद्ध लंबा। और उसके बाद देख रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी 2 प्राप्त हुए हैं। 2 मतलब मिश्रण है, एक कैपिटल एक स्मॉल, मतलब ये संकर है। ये कैसा है? हाइब्रिड है, संकर है। और कैसा संकर है? 2 संकर प्राप्त हुए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखिए 2 संकर हमें प्राप्त हुए हैं। और एक शुद्ध बौना प्राप्त हुआ है, उसमें दोनों ही क्या हैं? स्मॉल टी है। तो एक शुद्ध लंबा
दो संकर लंबा मतलब हाइब्रिड लेंथ रखने वाले, और एक शुद्ध बौना। ये क्या है? शुद्ध बौना। तो यहाँ से मैंने इसका जीन देख लिया कि इनका जीनोटाइप क्या है। तो जीनोटाइप में एक शुद्ध लंबा है, दो संकर लंबा है, ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक शुद्ध बौना है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो एक शुद्ध लंबा, दो संकर लंबे और एक शुद्ध बौना, ये आपका क्या है? जीनोटाइप। जिसमें जीन देखे जाए वो जीनोटाइप, फिनोटाइप मतलब जिसमें फिजिक देखी जाए, उसकी शारीरिक संरचना देखी जाए कि लंबा है कि छोटा है, वो आपका फिनोटाइप। तो जीनोटाइप अनुपात भी समझ गए और आप फिनोटाइप अनुपात भी। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं बच्चों, ध्यान से देखते रहिए, एक एक बातें आप क्लियर करते चलिए हमारे साथ। ओके, ये रेशियो मैंने फाइनली यहाँ पर आपको क्या बता दिया कि 1:2:1। ये किसका रेशियो है? तो भैया ये जीनोटाइप का है, और फिनोटाइप का 3:1। फिनोटाइप का रेशियो कितना है? 3:, ध्यान से देखिएगा, 1। ये रेशियो किसका है? फिनोटाइप का है। और जीनोटाइप का रेशियो F2 पीढ़ी में क्या है? 1:2:1। हमें लगता है एकदम पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत हो वीडियो को रोक कर या 1-2 बार 3 बार देखें, एकदम 100% कंसेप्ट को क्लियर करें, और तब भी अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका निराकरण अवश्य करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने देख लिया कि जब हम एक लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तो क्या स्थितियां खड़ी होती हैं। मैंने दोनों ही पीढ़ी बता दिया, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। उन्हीं लंबे पौधों का जब मैंने संकरण कराया तो हमने देखा कि 3 लंबे प्राप्त हुए और एक बौना। उसमें एक शुद्ध लंबा है और एक शुद्ध बौना है, और 2 संकर लंबे हैं। वो मैंने जीनोटाइप और फिनोटाइप में बहुत अच्छे से समझ लिया बच्चों। आइए हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे द्विसंकर संकरण बच्चों। क्या देखेंगे? द्विसंकर संकरण। अच्छे से समझोगे तो एक एक बात समझ में आएगी। डाई हाइब्रिड क्रॉस देखने चल रहा हूँ। क्या देखने चल रहा हूँ? डाई हाइब्रिड क्रॉस देखने चल रहा हूँ। अच्छे से देखिएगा, गौर करिएगा, एक एक बात आपको समझ में आएगी। जब विपरीत लक्षणों, अब की बार क्या? जब 2 विपरीत लक्षणों, अब की अभी तक क्या था? एक ही विपरीत लक्षण हम लोग ले रहे थे। अब क्या लेने जा रहे हैं? और ये भी मेंडल ने ही बताया, मेंडल ने ही सारे नियम बताए हैं संकरण के, क्रॉस के, ध्यान से समझिएगा। जब 2 विपरीत अभिलक्षणों का अध्ययन करने के लिए 2 विपरीत संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? कि हम लोग 2 ऑपोजिट सिम्टम्स वाली चीज़ों को लेंगे। 2 भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों को अब हम लोग लेने जा रहे हैं, उनका चुनाव करेंगे। और जो मटर पर एप्लीकेशन करा था मेंडल ने, बिल्कुल उसे मनुष्यों पर भी अप्लाई करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि किस तरह के जनरेशन्स में किस तरह से अंतर संभव है मटर के पौधों पर जो उन्होंने किया था। तो जब 2 विपरीत अभिलक्षणों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए मेंडल के प्रयोगों में अब की बार बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा आपको उलझाता जो है। बिल्कुल भी मत उलझिएगा, हमारे साथ एक एक बात देखिएगा, आपको समझ में आएगा। लोगों की मेंटालिटी बन जाती है ना कि ये नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आप सकारात्मक होकर के समझिए, आपको समझ में आएगा। जब 2 विपरीत अभिलक्षणों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए मतलब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में समझ गए कि 2 विपरीत लक्षण हम लोग लेने वाले हैं। उदाहरण के लिए मेंडल के प्रयोगों में गोल हरे मटर, गोल और हरे बीज, यहाँ बीज गलती से लिखा गया, ये बीज होगा। क्या होगा बच्चों? बीज होगा। वो क्या है? बीज, बीज है। बीज वाले पौधों का यदि झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधों से संकरण कराया जाए तो प्राप्त पीढ़ियां निम्न है। झुर्रीदार मटर तो देखे होंगे ऐसे, और गोल जो बिल्कुल एकदम गोल होती है। तो गोल हरे बीज वाले पौधे लिए गए, गोल है हरा है, क्या है याद रखिएगा, साथ साथ में ये दोनों चलेंगे। गोल हरा पौधा लेंगे, गोल हरे बीज वाले पौधे लेंगे, और वहीं पर झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार के साथ क्या होगा? रंग पीला, और गोल के साथ रंग क्या होगा बच्चा? हरा। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत अच्छे से मैंने इसे डायग्राम के माध्यम से भी समझाया है, कलरफुल तरीके से, आप देखिएगा अच्छे से। ये देखिए, ये गोल हरा है हमारा, ये क्या है? ध्यान से देखेंगे, गोल हरा ये, और ये क्या है? झुर्रीदार पीला। ये देखिए, ये झुर्रीदार पीला, ये क्या है? गोल हरा। ये जो गोल हरा है इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। गोल हरा है तो उसे किससे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल आर स्मॉल वाई। और झुर्रीदार पीला है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है बच्चों? स्मॉल आर कैपिटल वाई। ध्यान से देखिएगा,
अब ये सिंबल याद रखिएगा, बहुत काम आएगा, बहुत अच्छे से समझने के लिए इन सब बातों को आपको एकदम दिमाग में सेट करना होगा। गोल हरा मतलब कैपिटल आर स्मॉल वाई। झुर्रीदार पीला का मतलब स्मॉल और कैपिटल वाई। ओके, चलिए ध्यान से देखते रहिए। ये आपका है। इसके युग्मक तैयार किए जाएँ, इसके क्या तैयार किए जाएँ, युग्मक तैयार किए जाएँ, गैमेट्स तैयार किया जाए। तो गैमेट्स भाई क्या है, गैमेट्स अच्छे से समझ लीजिए। ये आर वाई था ना, तो एक आर एक वाई ये आ गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई ले लिया इसमें से, और इसमें से एक स्मॉल और कैपिटल वाई ले लिया। ये देखिए गैमेट तैयार हो गया। अब ये दोनों का, अब ये दोनों क्रॉस करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो कैपिटल आर इसका, इसमें क्या लिखा गया, कैपिटल आर इसका और स्मॉल आर इसका, स्मॉल वाई इसका, कैपिटल वाई इसका। तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त हो गया। और आप जानते हैं कि जो कैपिटल आर स्मॉल वाई है ये गोल हरा है, और झुर्रीदार पीला कौन सा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। मिल करके जो पौधा आपको प्राप्त हो रहा है, जो कैपिटल में है प्रभावशाली वही है, जो कैपिटल में है वही क्या है, प्रभावी है। अभी आप पीछे भी देख चुके थे, कैपिटल टी था तो बड़ा पौधा माना जाता था, स्मॉल टी है तो बौना। वैसे ही कैपिटल आर अगर आ गया, ये पहले दो नेचर देख लीजिए ध्यान से। जो हरा वाला है इसमें दो आर लिखा गया है ना, दिस आर ये क्या है, ये उसका शेप बता रहा है। और वाई किसके लिए हम लोग कलर की डोमिनेंसी के लिए प्रयोग करते हैं। तो कैपिटल आर आना मतलब गोल, और कैपिटल वाई आना मतलब पीला। अगर कहीं कैपिटल आई आ गया केवल तो वो पीला है, वो क्या है, पीला। और कैपिटल आर आ गया तो वो गोल है। ये अगर अकेला भी आ जाए कैपिटल वाई तो भी पीला, और अकेला भी कैपिटल आर आ जाए तो भी गोल। लेकिन अगर स्मॉल वाई अकेला आ जाए तो उसे पीला नहीं मानोगे, उसको बिल्कुल भी पीला आप नहीं मानोगे जब तक कि वो दो नहीं आएगा, ये क्योंकि डोमिनेंट नहीं है। और एक आर आ जाएगा तो उसे झुर्रीदार नहीं मानोगे जब तक कि दो आर नहीं आएगा। दो आर आएगा तभी आप उसे झुर्रीदार मान सकते हैं पूर्णतः। लेकिन कैपिटल आर एक भी आ जाए तो वो गोल माना जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और कैपिटल वाई आ जाए तो वो क्या माना जाएगा, पीला माना जाएगा। और दो स्मॉल वाई आ जाए तो भले ही वो क्या माना जाए, पीला माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कैपिटल में एक भी दिख गया तो फिर वो अपना फीचर ले जाएगा, अपना गुण ले जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने इसमें से क्या बनाया, फाइनली जब इसमें से मैंने गैमेट्स लिया, एक कैपिटल आर ले लिया, एक वाई ले लिया। ऐसे एक यहाँ स्मॉल आर ले लिया, एक कैपिटल वाई ले लिया। और जब इनका मैंने क्रॉस कराया बच्चों, जब क्रॉस कराया तो देखो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर आ गया, एक स्मॉल वाई कैपिटल वाई था तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें कैपिटल आर देखने को मिल गया, एक कैपिटल आर दिखते ही वो गोला हो गया, और एक कैपिटल वाई दिखते ही वो क्या हो गया, पीला हो गया। इसका मतलब अगर एक आप हरे बीज, गोल हरा और झुर्रीदार पीला लेते हैं तो आपको गोल पीले बीज प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, F1 पीढ़ी में गोल और पीले बीज प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ सब लोग समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो F1 पीढ़ी में आपको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिला। ये देखिए मैंने लिख दिया है, उसे मैंने क्या किया है, लिख दिया है। बहुत अच्छे से समझना, ये मादा, ये नर, ठीक है। नर वाला का सिंबल ये होता है, ये देख लो, और मादा का सिंबल क्या होता है, ये, ठीक है। तो ये मादा है और ये क्या है, नर है। चलिए इनका भी हम लोग क्या करते हैं, गैमेट्स कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इनको जब आप अलग अलग करेंगे बच्चों तो ध्यान से देखिएगा अच्छे से। ये पीढ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। अब इसको ज़रा तोड़ेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई सब है। चूँकि ये जनरेशन जो आपने प्राप्त की थी, देखिए इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई सब है। तो उसी को मैं ले रहा हूँ महिला में, उसी को ले रहा हूँ पुरुष में भी। तो महिलाओं में मैं उसमें तोड़ता हूँ, गैमेट्स तैयार करता हूँ इसके। तो क्या बन जाएगा भाई, F1 पीढ़ी है ये। चूँकि इसके पहले मैंने ये देखिए जब कराया तो इसको क्रॉस कराने के बाद आपको ये जो प्राप्त हुआ, ये जो प्राप्त हुआ आपको यहाँ पर, ये क्या है बच्चों, ये F1 पीढ़ी है। क्या है, F1 पीढ़ी। तो ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है, अब ये F1 पीढ़ी के पौधों में हम क्रॉस कराने जा रहे हैं, बीजों में अब हम क्रॉस कराने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। तो ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी का ये है आपका पुरुष, और ये ये है आपकी महिला, और ये क्या है आपका पुरुष। मतलब ये आपके एक तरीके से समझिए तो फीमेल है, और ये क्या है, मेल है, नर और मादा। आइए कराते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई ले लिया, एक बार कैपिटल आर के साथ क्या ले लिया, कैपिटल वाई। एक बार कैपिटल आर के साथ इसी का स्मॉल वाई, एक बार स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, और एक बार स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। मतलब कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर के साथ भी दोनों वाई और स्मॉल आर के साथ भी दोनों वाई। ये इसके गैमेट्स मैंने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। बिल्कुल वही काम मैंने यहाँ किया, दोनों आर के साथ दोनों वाई, दोनों आर के साथ दोनों वाई।
ओके, कैपिटल आर के साथ दोनों वाई, स्मॉल आर के साथ दोनों वाई, ये मैंने क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया है। अब इनका क्रॉस कराना आसान नहीं है, चूंकि इनकी संख्या क्या हो गई है, बहुत ही बढ़ गई है। इनकी संख्या क्या हो गई बच्चों, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तब इसका क्रॉस आप कैसे कराएंगे, तो हमारे उसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगा, तब बहुत अच्छे से आप उसे समझ पाएंगे। अगर इस टेबल को आप समझेंगे तो 100% बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। ये मैं 2 सिंबल बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये वही मादा और ये आप, एक सेकेंड आप रुकिएगा ज़रा ध्यान से, आइए। हाँ, अब देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आप देखिए ज़रा बहुत अच्छे से, ये आपका क्या है, ये आपका मादा और ये आपका नर। ये दोनों सिंबल मैंने यहाँ पर क्या कर दिए हैं, बना दिए हैं। ध्यान से देखिए, एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने मादा वाला पूरा सीक्वेंस दिखा दिया है, ये मैंने इधर क्या दिखाया है, नर वाला दिखा दिया। वही जो ऊपर मैंने गैमेट्स प्राप्त किया है, ये देखिए, ये देखिए क्या है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, मैंने वही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ देखिए ध्यान से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। यही नर में भी मैंने दिखा दिया है, मादा में भी दिखा दिया है। अभी मैंने क्रॉस नहीं कराया, मैंने इसे केवल इस टेबल में सेट किया है। आपको भी इसी प्रकार टेबल में समझना है। एक तरफ आपको बहुत ध्यान से देखो, डिफ़िकल्ट नहीं है ये, लेकिन इसका एक अरेंजमेंट है, आपको समझना पड़ेगा। ये अरेंजमेंट अगर आप समझ जाएंगे, एग्जाम में 100% छाप के चले आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा मत हमारे से। तो ये देखिए, अब मैंने लिख दिया। आइए अब क्रॉस कराया जाए। क्रॉस कराएंगे बच्चों, तो ये देखिए मादा का इस नर वाले के साथ क्रॉस होगा, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई का कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ सर्कल मैंने कर दिया है। जब मैं कराऊंगा तो देखो 2 आर हो जाएगा, 2 आर लिखा गया, 2 कैपिटल वाई 2 कैपिटल वाई हो गया है। ध्यान से देखिएगा इसे बहुत अच्छे से। तो और आगे जब बढ़ेंगे तो इसी का क्रॉस दूसरे वाले के साथ इसके साथ कराएंगे। तो देखिए 2 कैपिटल आर यहाँ भी हो गया और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ये देखो पीले वाले में मैंने बनाया है इसे। अभी आप समझेंगे रंगों का क्या खेल है, लेकिन अभी आप केवल क्रॉस समझिए। क्या समझिए, क्रॉस समझिए। मैं इसका क्रॉस करा रहा हूँ बच्चों, इसके साथ भी करा दिया, इसके साथ भी, अभी इसके साथ भी करा रहा हूँ, फिर इसके साथ भी कराऊंगा। तो जब इसके साथ आप कराओगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। ये देखिए आपको क्या मिल गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसी कैपिटल आर कैपिटल वाई का स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ कराएंगे तो ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई आपको प्राप्त हो गया। उसी प्रकार बच्चों इसका, ये जो सर्कल कर रहे हैं दूसरे का भी इन्हीं चारों के साथ कराना है, इसके साथ कराना है, इसके साथ कराना है, इसके साथ और इसके साथ। जब कराओगे तो ये दूसरी श्रेणी आपको प्राप्त हो जाएगी। पहली वाली श्रेणी, पहले वाले का क्रॉस इन सब के साथ कराया गया तो ये प्राप्त हुआ। दूसरे वाले का क्रॉस कराने पर सबके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, सबके साथ जब दूसरे वाले का कराया तो ये प्राप्त हुआ। ऐसे इस तीसरे का भी इन सभी के साथ कराना है, इन सभी के साथ कराना है तो ये तीसरा प्राप्त हो जाएगा। ऐसे चौथे के साथ जब मैंने कराया तो ये चौथा भी प्राप्त हो गया। ध्यान से आप समझ गए होंगे। ये दो ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। ध्यान से देखो, इसे हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए। ये लाइन जो बनी है इसे हटाता हूँ, अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। बिल्कुल भी आप घबराइए मत, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, लेकिन लोगों ने इसके विषय में अलग अलग धारणाएं बना रखी हैं, इसलिए आपको कम समझ में आता है, नहीं तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। ध्यान से देखिए, मसला क्या है कि ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये सेक्शन जो देख रहे हो, ये इसी के साथ क्रॉस कराया जाएगा, इसी के साथ क्रम से इसका भी, क्रम से इसका भी, क्रम से इसका भी और क्रम से इसका भी। जब आप पहले वाले का कराएंगे तो पहली वाली रो आपको प्राप्त हो जाएगी, ये वाली, और जब दूसरे के साथ कराएंगे तो ये वाली, और जब ये तीसरे का कराएंगे तो ये वाली, और जब चौथे का कराएंगे तो ये वाली रो आपको प्राप्त हो जाएगी। क्रॉस मतलब बस उसको जोड़ देना है, जो जो मिले सब लिख देना है। जैसे ये चौथे वाले का देखिए, ये चौथे वाले जहाँ सर्कल कर रहा हूँ, इसका जब पहले वाले आर वाई के साथ ये मैंने कराया तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर मिल गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल वाई है, यहाँ भी कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसे जब इसका इसके साथ आप कराओगे तो ये दूसरा परिणाम प्राप्त हो जाएगा। ऐसे जब तीसरे के साथ कराओगे तो तीसरा परिणाम प्राप्त हो जाएगा, चौथे के साथ कराओगे तो चौथा परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छे से समझ रहे होंगे हमारे समझ से।
तो ये इस प्रकार से मैंने करके ये पूरी टेबल आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे मैंने प्राप्त किया है। इस टेबल को बहुत अच्छे से समझिए, एक बार में न समझ में आया तो कई बार इस वीडियो को देखिए, अच्छे से क्लियर करिए, क्योंकि ये टेबल आ गई तो बच्चों सब कुछ आपको आ गया। ये टेबल आ गई तो क्या आ गया, सब कुछ आ गया। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए जो थोड़ा यहाँ ऐसे कर दिया, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी बच्चों। चलिए समझने लायक बिंदु अब आपके पास आ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझिए, सब समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये स्थितियाँ आपको प्राप्त हो गई। मैंने एक बात आपको बताई थी, कैपिटल वाई दिख जाए तो वो पीला जरूर होगा, और कैपिटल आर दिख जाए तो वो गोल जरूर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कैपिटल आर दिख जाए तो वो गोल जरूर होगा, और कैपिटल वाई दिख जाए तो वो पीला जरूर होगा। ये बात दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा, ये कोई नई बात नहीं, पीछे भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ये प्रभावी लक्षण हैं। ये कैसे हैं, प्रभावी लक्षण है। बहुत अच्छे से देखिए, चलिए बहुत अच्छे से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको जो स्थितियाँ प्राप्त होगी, अब जरा देखना बच्चों, यहाँ कहाँ जहाँ जहाँ मैंने पीला किया है सर्कल, जहाँ जहाँ मैंने क्या किया, पीला किया है, वहाँ कैपिटल आर जरूर आया है। यहाँ देखिए कैपिटल आर आया है, कैपिटल, जहाँ जहाँ कैपिटल आर है वहाँ मैंने पीला किया है, सॉरी जहाँ जहाँ कैपिटल वाई है वहाँ मैंने क्या किया है, पीला किया। जहाँ जहाँ कैपिटल वाई है वहाँ मैंने क्या किया है, पीला किया है। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल वाई जहाँ पर है, कैपिटल वाई जहाँ पर है वहाँ मैंने क्या किया है, पीला किया है। तो इतनी जो मटर प्राप्त होने वाली है वो तो पीली प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी, पीली प्राप्त होगी। जहाँ जहाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ कैपिटल वाई है वहाँ वहाँ तो क्या होंगे, पीले। और गोल होने के लिए ज़रूरी है कि कैपिटल आर भी हो। तो कैपिटल आर के साथ जहाँ जहाँ कैपिटल वाई है वो गोल और पीले हैं। तो ज़रा चेक कर लेते हैं कितनी जगह गोल और पीले हैं। तो ये देखो, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फटाफट चेक कर लीजिए कि कहीं पर एक भी कैपिटल आर और एक भी कैपिटल वाई आया है तो गोल और पीला है। तो ऐसे 9 आपको मिलेंगे। ऐसे कितने मिलेंगे, 9। इसी टेबल में एक भी कैपिटल आर और एक भी कैपिटल वाई वाला गोला देख लीजिए, तो ऐसे 9 गोले आपको दिखाई देंगे। कितने गोले दिखाई देंगे, 9। तो इसका मतलब 9 कैसे, गोल और पीले प्राप्त होंगे। और मैंने कहा है कि गोल और हरा कैसे, गोल और हरे कैसे प्राप्त हो सकते हैं। हरा तो याद रखिएगा, आपको हरा कब प्राप्त होगा, जब आपको स्मॉल वाई 2 जगह दिख जाए। जहाँ भी स्मॉल वाई 2 जगह दिख जाएगा वो हरा है। 2 जगह स्मॉल वाई, तो ये देखिए यहाँ भी 2 जगह स्मॉल वाई, 2 जगह स्मॉल वाई, 2 जगह स्मॉल वाई, ये 4 जगह 2 जगह स्मॉल वाई। तो ये चारों कैसे हैं, हरे, बाकी सब कैसे हैं, पीले। लेकिन इसमें भी कुछ गोल होंगे, इसमें भी क्या होंगे बच्चों, कुछ गोल होंगे, तो और कुछ कैसे होंगे, झुर्रीदार होंगे, गोल नहीं होंगे। तो ज़रा ध्यान से देखना, जहाँ एक भी कैपिटल दिख जाएगा आर वो गोल हो जाएगा, और डबल वाई दिख जाएगा, डबल स्मॉल वाई दिख जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, तो डबल स्मॉल वाई आपको दिख जाएगा तो वो हरा हो जाएगा। तो डबल स्मॉल वाई तो 4 जगह है, लेकिन उसमें से 3 जगह कैपिटल आर आया है तो वो 3 गोल और हरे हैं। जहाँ पर कैपिटल आर के साथ डबल स्मॉल वाई आया हुआ है वो कैसे हैं, गोल और हरे हैं। तो ऐसी 3 स्थितियाँ हैं। तो 3 स्थितियाँ गोल और हरे की हो गई। कितनी स्थितियाँ, 3 स्थितियाँ गोल और हरे की हो गई हैं। ध्यान से देखिएगा। और 3 झुर्रीदार और पीले हैं। 3 कैसे हैं, झुर्रीदार और पीले हैं। ध्यान से समझिएगा, 3 कैसे हैं, झुर्रीदार और पीले हैं। कैसे पता चलेगा, पीले होने के लिए तो याद रखिएगा कि झुर्रीदार पीला होना, तो झुर्रीदार कब, जब आपको डबल आर दिखेगा, डबल स्मॉल आर दिखेगा। क्या दिखेगा, डबल स्मॉल आर। तो डबल स्मॉल आर वाले आप ढूंढ लीजिए फटाफट, कहाँ आपको दिखेंगे। ये देखिए, डबल स्मॉल आर यहाँ है, डबल स्मॉल आर यहाँ है, और डबल स्मॉल आर यहाँ है। और इन तीनों ही जगहों पर डबल स्मॉल आर के साथ एक कैपिटल वाई जरूर है। कैपिटल वाई आ गया इसका मतलब पीला है, डबल स्मॉल आ गया इसका मतलब वो झुर्रीदार है। ये 3 स्थितियां ऐसी हैं जहां पर झुर्रीदार भी है, मतलब डबल आर भी है, और एक कैपिटल वाई, कम से कम एक कैपिटल वाई तो ज़रूर है। तो ये स्थिति आपको देखने को मिल रही है कि 3 झुर्रीदार पीले हो गए। लेकिन अभी एक ऐसा है इसमें जो झुर्रीदार भी है, हरा भी है, वो ये है डबल स्मॉल आर और डबल स्मॉल वाई। डबल स्मॉल वाई होने का मतलब वो हरा है, और डबल स्मॉल आर होने का मतलब वो झुर्रीदार है, मतलब गोल भी नहीं है, पीला भी नहीं है। तो एक स्थिति ऐसी है, कैसी, एक झुर्रीदार और हरा है। एक कैसा है, झुर्रीदार और हरा है। हमारी समझ से अब ये बात आप समझ चुके होंगे।
ये बहुत ही बेहतरीन टेबल है और आप बहुत अच्छे से समझना चाहेंगे समझ जाएंगे। बस एक बात ध्यान में रखना, अगर डबल स्मॉल आर आएगा तभी झुर्रीदार होगा, डबल स्मॉल आर आएगा तभी क्या होगा, झुर्रीदार, और डबल स्मॉल वाई आएगा तभी वो हरा होगा। एक भी कैपिटल वाई आएगा तो पीला होगा, एक भी कैपिटल आर आएगा तो गोल होगा। ध्यान से समझिएगा। तो इस प्रकार से जब सेकंड F2 पीढ़ी में आपने क्रॉस कराया बच्चों, F1 पीढ़ी का क्रॉस कराकर जब F2 पीढ़ी आपने प्राप्त किया, तो आप देख रहे हैं कि इस F2 पीढ़ी में 9 गोल पीला, 3 गोल हरा और 3 झुर्रीदार पीला और 1 झुर्रीदार हरा पौधा आपको मटर का प्राप्त होगा। मतलब इनका जो रेशियो है 9:3:3:1, ये फिनोटाइप रेशियो है। कैसा है, फिनोटाइप रेशियो है। ये रेशियो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में जो फिनोटाइप अनुपात होता है बच्चों, वो 9:3:3:1 होता है। 9:3:3:1 ये फिनोटाइप रेशियो है। दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। यही अगर आप एक बार इस चार्ट को समझ जाते हैं जो मैंने आपके सामने बनाया है, तो निसंदेह आप 100% यहाँ के क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे। एकदम अच्छे से समझ रहे हैं हमारे साथ, बिल्कुल। अगर जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो रिपीट करिए, वीडियो को देखिए, और कोई अगर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आपके सामने आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए। आइए अगले पॉइंट को हम लोग क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ये मैंने आपको संकरण पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे मटर के पौधों में मेंडल ने संकरण की बातें बताई। मेंडल ने ऐसी बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन जो परीक्षा उपयोगी है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। निसंदेह इसका 100% आपको लाभ मिलेगा। आइए मनुष्य में हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मनुष्य में सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन क्या है। अब मनुष्यों में अगर आप देखने चल रहे हैं तो कुछ बातें तो आपके दिमाग में एकदम सेट होनी चाहिए बच्चों। वो सेट दिमाग में आपके क्या होना चाहिए कि मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े बोलने का अभिप्राय क्या है, 23 जोड़े का बोलने का मतलब 23 पेयर मीन्स जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, गुणसूत्र हैं, इसका मतलब 46 गुणसूत्र हैं। कितने, 46। 23 जोड़े का मतलब कितना, 46। जिनमें से 23 तो हैं, लेकिन जो 22 होते हैं क्रोमोसोम गुणसूत्र आपके हैं, उनसे सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं होता, वो तो टोटल आपके शरीर में। लेकिन एक उनमें से लिंग गुणसूत्र होता है। ये क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आता है। मतलब वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। कितना, केवल एक। 23 जोड़े में से एक जोड़ा जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में आपके काम आता है। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये टॉपिक भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पुरुषों में और महिलाओं में ध्यान से समझिएगा। इसका एक सिंबल बना देता हूं जिससे आपको आगे चल के बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में। पुरुष के गुणसूत्र, जोड़े गुणसूत्र, एक जोड़े गुणसूत्र को जो लिंग निर्धारण करेगा उसे XY से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्त्री का जो गुणसूत्र है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, XX से। कैसे, XX से। ध्यान से समझिएगा। देखिए, स्त्रियों में XX होने का मतलब समान ही है, मतलब लड़का या लड़की हो, कुछ भी हो, स्त्री के गुणसूत्रों की सहभागिता बराबर ही होती है। मतलब लड़का होगा या लड़की, इसमें स्त्रियों के गुणसूत्रों का कोई खेल ज़्यादा नहीं होता, पुरुषों के गुणसूत्रों का खेल ज़्यादा होता है। एक भ्रांतियाँ होती हैं कई दफ़ा ग्रामीण समाज में या कई जगह परंपराओं में ये चली आई है कि महिलाओं को लोग कोसते हैं पुत्र या पुत्री होने के, जो कि एक छोटी मानसिकता है उसकी वजह से, जबकि महिलाओं का के गुणसूत्रों का उसमें कोई खास खेल नहीं होता है। वो भी आप आगे समझेंगे। ध्यान से समझिएगा। पुरुषों में क्या, XY, Y अगर प्रभावी होता है तो लड़का है, लड़के होने के लिए प्रभावी लक्षण क्या है, Y है, और X अप्रभावी होता है। X क्या होता है, अप्रभावी। ध्यान से समझिएगा। और स्त्रियों में XX है तो प्रभावी अप्रभावी की कोई बात ही नहीं है। तो वो भी आगे समझेंगे, इस पर भी बहुत आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है। जैसे आप चीज़ों को हमारे साथ आगे देखेंगे आपको सब समझ में आने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए माता पिता को देखते हैं। ये पिता का सिंबल है जो मैंने बनाया है आपके सामने। ये
पीछे भी बता चुका हूँ, ये क्या है, पिता, पिता का सिंबल है। ये क्या है, माता। पिता मतलब पुरुष, पुरुष मतलब एक्स वाई, पीछे बता चुका, और महिला मतलब क्या, एक्स है, एक्स। आप ये देख लीजिए। इनके युग्मक देखेंगे, गैमेट्स ब्रेक करेंगे। गैमेट्स क्या है भाई, एक्स और वाई था तो अलग अलग ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, वाई। बिल्कुल यहाँ महिलाओं के गैमेट्स देखेंगे तो ये क्या हो गया, एक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई, सॉरी एक्स एक्स दोनों। अब ये युग्मक है, इनका युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनने का मतलब इनका अब निषेचन होगा। निषेचन कैसे होगा भाई, ये एक्स मिल गया मान लीजिए इस वाले एक्स से, तो क्या बना लिया, एक्स एक्स। यही वाला एक्स मिल गया इस वाले एक्स से, बना लिया एक्स एक्स। ये दोनों ही एक्स हैं चूंकि इधर, तो ये वाला एक्स इस वाले एक्स से और यही वाला एक्स आपका, यही वाला एक्स ये देखिए इस वाले एक्स के साथ मिल गया, तो एक्स एक्स बना लिया। चलिए ठीक है। अब वाई की तरफ आते हैं, किधर आते हैं, वाई। वाई का कराते हैं बच्चों, तो ये वाई है, देखिए ध्यान से, वाई का किसके साथ, एक्स के साथ, तो एक्स वाई ये बन गया। इसी वाई के साथ का इस एक्स के साथ, तो ये एक्स वाई बन गया। ध्यान से समझिएगा, एक्स एक्स बन गया तो लड़की, ये तो पीछे भी बता चुका, दोनों एक्स आएगा क्योंकि एक्स प्रभावी नहीं होता है, प्रभावी कौन होता है, वाई, पीछे बता चुका हूँ। और जहाँ वाई आ जाएगा वहाँ लड़का पैदा होगा, वहाँ क्या होगा, लड़का। यहाँ पर देखिए एक्स एक्स दोनों जब होगा तभी लड़की, एक्स एक्स दोनों होगा तो लड़की। यहाँ पर भी एक्स एक्स है तो लड़की, दो लड़की पैदा होंगी, ऐसी संभावना है। और एक्स वाई, एक भी वाई आ जाएगा भाई तो वो लड़का, तो यहाँ पर भी लड़के की स्थिति है, यहाँ पर भी क्या है, लड़के की स्थिति। तो ये जो प्रथम पीढ़ी में मैंने कराया, जब एक नर और एक मादा का निषेचन हुआ, माता पिता का हुआ, तो निषेचन पश्चात आपको के क्या चांस मिल रहे हैं प्राप्त होने के, दो लड़की प्राप्त हो सकती है और दो लड़का। रेशियो 1:1 का है भाई, दो लड़की और दो ही क्या, और दो ही लड़का, तो कैंसिल कर देंगे। 1:1 का क्या है, रेशियो। कैसा रेशियो है, 1:1 का, एक लड़का और एक लड़की का। चलिए ध्यान से देखते हैं आगे। ये देखिए मैंने नीचे इसे बढ़िया से आपके लिए डिस्क्राइब भी कर दिया है, चीज़ों को डिस्क्राइब किया, क्या किया है, अतः दो लड़का और दो लड़की। ध्यान रखिएगा, लड़की होने के लिए दोनों एक्स होना अनिवार्य है, एक भी वाई आ गया तो क्या है, लड़का है। तो दो लड़का और दो लड़की, इनका रेशियो 2:2, तो ये 2 से 2 देखो कट गया, तो 2 1 जा 2, 1:1 का क्या है, रेशियो है। इस केस में ये F1 पीढ़ी में ये स्थिति है। चलिए ध्यान से आप समझ चुके होंगे हमारी बात को कि प्रभावी कौन है, वाई। अगर एक भी वाई आ जाता है तो क्या है, लड़का, और डबल एक्स आता है तो क्या, लड़की। ध्यान से समझिएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। चलिए अब एकदम अच्छे से ये बात तो आप समझ चुके होंगे कि पुरुष और महिला के निषेचन में अगर ध्यान से देखा जाए, एक पुरुष और एक महिला शामिल है इसमें, तो लड़के या लड़की प्राप्त होने की संभावना 1:1 की है, 1:1 की है। दो लड़का तो दो लड़की। ये बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग किधर बढ़ते हैं, तो विकास की ओर बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं, विकास की ओर। इवोल्यूशन, क्या, इवोल्यूशन टॉपिक देखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये भी अच्छे से समझते रहिएगा। देखिए सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है, जिससे कि आपके एक भी प्रश्न वहाँ से छूटने ना पाए, जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। विकास क्या है, जब कोई कोशिका विभाजित होती है, आप जानते हैं विकास का चरण कोशिका के विभाजन से, डिवीजन ऑफ सेल से शुरू होता है। डिवीजन ऑफ सेल से ही क्या है, कोशिकाओं का विकास, कोशिकाएं कई भागों में टूटती हैं, उनका विकास होता है। एक अलग अलग तरीके की जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती चली जाती है। अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म का निर्माण भी इसी तरह से हुआ है। तो जब कोई कोशिका विभाजित होती है तथा अपनी प्रजातियां बनाती है, तब बनने वाली नई प्रजातियों में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन आ जाते हैं, जो एक नए जीव में आनुवांशिक परिवर्तन लाते हैं। भाई पहले थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, थोड़े से परिवर्तन वाले जीव से जो नया परिवर्तन बनता है उसमें थोड़ा और परिवर्तन होता है, उस नए परिवर्तन वाले जीव से जो एक और नया परिवर्तित जीव बनता है उसमें थोड़ा और परिवर्तन होता है। ऐसे करते करते जो पहला वाला जीव था, उस जब 8वीं 10वीं पीढ़ी आती है उसकी, तो उससे बहुत बदल चुका होता है वो। तो परिवर्तन का थोड़ा थोड़ा क्रम ही आगे चल के व्यापक पैमाने पर देखने को मिलता है, और परिवर्तन की यह प्रक्रिया ही विकास को जन्म देती है। विकास कैसे है, परिवर्तन का नाम ही तो विकास है। कोशिकाओं का विभाजन होता है और जो नई कोशिका बनती है विभाजित होकर, उससे जो अन्य कोशिकाएं बनती हैं, नवजात कोशिका का जो जन्म होता है उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है। उस नवजात से जो अन्य जन्म लेती हैं कोशिकाएं, उनमें थोड़ा और परिवर्तन होता है। ऐसे करते करते परिवर्तन की एक लंबी श्रृंखला होती है, और बदलते बदलते जीवों में काफ़ी हद तक परिवर्तन, पेड़ पौधों में, जानवरों में, पक्षियों में, हम में, आप में, सब में परिवर्तन देखने को मिलता है। पुरानी
चीज़ें तो आप भी समझते हैं कि पहले आप देखेंगे एक इवोल्यूशन देखने को मिलता है, ज़्यादातर किताबों में भी छपा रहता है, किताबों पे आप देखते हैं फेस पर कि वन मानुष की तरह दिखते थे हम, फिर थोड़े और सीधे हुए, फिर हाथ जो पैर थे वो हाथ में परिवर्तित हुए, फिर एक स्ट्रेट मानो हम लोग शुद्ध रूप से इस तरह से आगे, पूछे हम लोग की गायब हो गई, ये सारी चीज़ें। तो ये विकास का ही एक क्रम है, धीरे धीरे हम लोग के अंदर कोशिकाओं में जो परिवर्तन, गुणों में जो क्रोमोसोम्स में गुणसूत्रों में परिवर्तन आता गया, और परिवर्तन के पश्चात और एक सभ्य समाज आज आपके सामने विकसित हो गई है, जो अपने पूर्वजों से बहुधा भिन्न है। यही है आपका इवोल्यूशन, यही क्या है, विकास। चलिए, लेकिन इस विकास के भी कई नियम हैं, इन सिद्धांतों को हम थोड़ा देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इन सिद्धांतों को बहुत क्लियरली हमारे सामने रखा है। तो पहला क्या है, जरा उसे समझ लेते हैं। प्राकृतिक चयन या वर्ण का नियम। कैसा? प्राकृतिक चयन या वर्ण का नियम, नेचुरल सिलेक्शन जिसे आप लोग कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन मतलब प्रकृति जिसे चाहेगी वही बचेगा, बाकी कोई नहीं बचेगा। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में यही पूछ लेता है कि प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है या प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है किसने प्रस्तुत किया है? तो बच्चों इसे प्रस्तुत किया था किसने? तो इसे प्रस्तुत किया था डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने। एक सेकंड में पानी थोड़ा पी लेता हूं। ठीक, तो इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत क्या कहता है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध प्राकृतिक अनुकूलन से है। योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? प्राकृतिक अनुकूलन से है। जीवन संघर्ष में जो जीने योग्य होता है वही विकसित होकर पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को दर्शाता है। एग्जिस्टेंस में जो रह जाए, जो सरवाइव कर जाए तमाम क्राइसिस को नेचर में, सेलेक्टिवली जो नेचर से बच कर मतलब उनकी आपदाओं से या तमाम चीज़ों से बचकर जो बच जाए, निकल जाए, रह जाए, वही क्या है? वही रहेगा, उसी की पीढ़ी आगे बढ़ेगी। मतलब जो योग्य हो अपने आप को प्रकृति में सरवाइव करने के लिए वही बचेगा और उसी की पीढ़ी आगे रहेगी, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। तो एक ये है कि जो जैसे जिराफ थे, जिराफ को क्या था कि अगर ज़मीन पर उन्हें खाद्य पदार्थ या जो घासें, जो पत्ते उनको मिलते हैं, खाने को पर्याप्त रूप में नहीं मिल पा रहे हैं, उन्होंने क्या किया? अपनी गर्दन को ऊपर उठाने का प्रयास किया। जिन्होंने उठा लिया, गर्दन जिनकी ऊंची हो गई, प्रैक्टिस से, अभ्यास से, करते 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 वो बच गए, और उनकी जो संतति पैदा हुई, उनकी गर्दन कैसी बनने लगी? ऊंची होने लगी, क्योंकि वो उनके जीन में आने लगा, एक तरीके से कन्वर्टिबिलिटी में आने लगा, तो वो बच गए। बाकी जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो सारे जिराफ क्या हो गए? विलुप्त हो गए, मर गए। मसला ये भी है, मैं एक ऐसे कॉमन एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ कि प्रकृति में जो सरवाइव कर जाए, जैसे मान लीजिए, कदाचित समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि प्रकृति से सारे अनाज, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब अनाज ख़त्म तो शाकाहारी लोग तो वही खाते हैं, लेकिन अब जो अनाज चूँकि बचा नहीं, पेड़ पौधे पे फल नहीं बचे हैं, तो आप क्या करोगे? कैसे जीवित रहोगे? तो आपको उत्तरजीविता के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप मांस खाना शुरू करोगे। अगर मांस खा के सरवाइव कर लेते हो, जी लेते हो, कार्निवोरस बन के रह लेते हो, मांसाहारी बन के रह लेते हो, तो फिर आप जीवित रह जाओगे। नहीं रह पाए जीवित तो मर जाओगे, मर जाओगे, आपकी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। यही उत्तरजीविता का सिद्धांत है कि जो प्रकृति में योग्यतम है वही जीवित रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? ख़त्म। तो ये भी एक है विकास का कि उसकी पीढ़ी, किसी भी जीव जंतु या वनस्पति की पीढ़ी कैसे आगे बढ़ सकती है? जब उसको प्रकृति में अपने आप को वो सर्वाइव कर पाता है। तो ये पहला मेथड था। आइए आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिक अपवाद, जेनेटिक ड्रिफ्ट्स जो होते हैं उनको समझ लेते हैं। मात्र संयोग से किसी जीन की आवृत्ति में यादृच्छ रूप से, यादृच्छ मतलब रैंडमली, परिवर्तन होना आनुवांशिक अपवाद कहलाता है। आनुवांशिक अपवाद जीव की समष्टि के आकार से सीधा संबंध रखता है। यदि समष्टि का आकार बड़ा होता है तो आनुवांशिक अपवाद नहीं होता। आनुवांशिक अपवाद क्या है? ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। इसका समष्टि के आकार से बड़ा संबंध होता है। समष्टि के आकार का मतलब होलली वो समुदाय कितना बड़ा है। ज़्यादा बड़ा समुदाय है तो आनुवांशिक अपवाद ना के बराबर होता है। समुदाय छोटा है तब आनुवांशिक अपवाद बहुत होते हैं। मान लीजिए कि हम एक छोटे से टिड्डे की बात करते हैं कि कुछ टिड्डे कैसे हैं। वैसे तो टिड्डे कैसे होते हैं? हरे। लेकिन मान लीजिए कुछ टिड्डे कैसे हैं? लाल हैं। मान लीजिए 100 टिड्डे हैं टोटल, उनमें से 2 लाल हैं, 98 कैसे हैं? हरे हैं। ये आनुवांशिक अपवाद है कि 2 कैसे हो गए? लाल हो गए हरे की बजाय। तो ये जो 2 लाल हैं
अगर मान लीजिए हाथी ने इन पर पैर रख दिया, ये दोनों लाल क्या हो गए, समाप्त हो गए। कुछ हरे भी मर गए, लेकिन लाल तो पूरे के पूरे क्या हो गए, समाप्त। तो जो हरे तो बची है भाई, चूंकि हरे की संख्या ज़्यादा थी, वो बच गए, तो उनकी पीढ़ी फिर से हरे टिड्डों के रूप में पैदा हो जाएगी, ग्रीन ग्रॉस हॉपर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो लाल थी उनकी संख्या बहुत कम थी, उन पर हाथी ने पाँव रख दिया तो लाल समाप्त हो गया, कोई पीढ़ी लाल पैदा नहीं होगी। तो ये आनुवंशिक अपवाद था। अगर वहीं पर वो लाल बच जाते, आपदाओं से उन पर कोई प्रहार न होता, तो लाल पीढ़ियाँ और बनती और फिर उनकी संतति आगे बढ़ती जाती। तो आकार यदि बड़ा है तो आनुवंशिक अपवाद नहीं होता है, उसका असर देखने को नहीं मिलता आनुवंशिक अपवाद का। यदि आकार छोटा है तो ऑब्वियसली अगर प्रकृति में वो नहीं रह पाते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियरली देखते रहिए। आइए अंतिम लेक्चर है, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं बहुत अच्छे से। एक तो होता है कि अल्प पोषण या दुर्भिक्ष या रोग के कारण भी पीढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। इन कारणों से भी जीवों में परिवर्तन होता है, लेकिन ये स्थायी नहीं होते, आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप हृष्ट पुष्ट हैं, मान लीजिए एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, कैसा है, एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, ध्यान से देखिएगा, एक्स नाम का क्या है, कोई व्यक्ति है, बहुत हृष्ट पुष्ट है, बहुत हेल्दी है, कैसा है, हेल्दी है। उसको कोई रोग हो जाता है, वो दुबला पतला हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब उसके रोग समाप्त हो जाएंगे तो वो फिर हेल्दी हो जाएगा, और उसकी पीढ़ी जो आएगी वो भी खाएगी पिएगी, हेल्दी हो जाएगी, रहेगी। मतलब उस व्यक्ति में परमानेंट चेंज नहीं है। मान लीजिए पोषण अच्छा नहीं मिलता है, अच्छा अल्प पोषण मिलता है, अल्प पोषण मतलब न्यूट्रिशन अच्छे नहीं मिलते हैं, दुर्भिक्ष की स्थिति, रोग हो जाता है, भूखे कोई मरता रहता है, ये सारी स्थितियों में शरीर में परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो कोई परमानेंट चेंज नहीं है और वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होता है। और एक होता है कि भौगोलिक पृथक्करण, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। इसमें ज़्यादा बातें समझने की हैं। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, आइसोलेट होना मतलब अलग होना, कि कुछ प्रकृति के हिसाब से अलग हो जाती हैं चीज़ें, भौगोलिक स्थितियों के कारण अलग हो जाती है। जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि मान लीजिए जंगल में कुछ जानवर रह रहे, ये मान लीजिए कुत्ते भी हैं, कुत्ते ही हैं ऐसे मान लीजिए, या भेड़ बकरियां हैं या कुछ भी हैं, वो जंगल में रह रही हैं, स्वच्छंद रूप से रह रही हैं, उनको पकड़कर आप पेट बना लीजिए, क्या कर लीजिए, पेट बना लीजिए। तो अब उनका भौगोलिक पृथक्करण हो गया, वो जंगल में रहने के कारण उनका स्वभाव, उनका प्राकृतिक रूप से विकास कुछ भिन्न होगा। आपने उन्हें पेट बना लिया है, उसके हिसाब से आहार आप उसे खरीद कर देख रहे हैं, उसका विकास कुछ अलग होगा। अब बहुत दिनों तक थोड़ा थोड़ा इनकी कोशिकाओं में परिवर्तन आएगा, इनके लक्षणों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पेट है, इनका जो बच्चा पैदा होगा और वो भी घर में पाला जाएगा, उसके लक्षण थोड़े और अलग हो जाएंगे, और ऐसे घर वाले के लक्षण थोड़े और ज़्यादा एक तरीके से फेमिलियर होते जाएंगे। वहीं पर जो जंगलों में विकसित हो रहे हैं वो और खूंखार होते जाएंगे, वाइल्ड होते जाएंगे, और इन दोनों के लक्षणों में जेनेटिक चेंजेज आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। और ये कैसे हुआ, भौगोलिक पृथक्करण की वजह से। दोनों का भूभाग बदल दिया, एक जंगल में रह रहा है तो एक घर में रह रहा है, तो उनके लक्षणों में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के तहत आपने समझा। अब एक अंतिम पॉइंट, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चा, इसे समझिएगा अच्छे से। क्या समझेंगे, लक्षण, ट्रेट्स क्या होते हैं। देखिए लक्षण को दो तरीके से हम लोग समझते हैं, कितने तरीके से, दो तरीके से लक्षणों को समझते हैं। एक लक्षण कैसा, उपार्जित लक्षण जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है, और दूसरा कैसा है, इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक क्या है, एक्वायर्ड जिसे आपने अर्जित किया है, एक अनुवांशिक है जो इनहेरिटेड है, वो जीन की वजह से गया है। तो इनमें अंतर अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, तो कम से कम कुछ एक महत्वपूर्ण लक्षण आपको अंतर दोनों के बीच में, उपार्जित लक्षण और अनुवांशिक लक्षण के बीच में पता होना चाहिए। तो जो उपार्जित लक्षण है, एक्वायर्ड ट्रेट्स है, ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। ये लक्षण आपको जीन से नहीं प्राप्त होता, माता पिता से नहीं, इसे आप खुद गेन करते हैं। अनुवांशिक लक्षणों में ये लक्षण जीवों की वंशानुगति प्राप्ति होती है। ये जीवों में कहाँ से आते हैं, तो ये जीवों में वंशानुगति आते हैं, मतलब माता पिता, पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं। अब उपार्जित लक्षण क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी वाडी बना ली बहुत अच्छी सारी, ठीक है ना, जिम ज्वाइन करके प्रोटीन वगैरह ले करके मसल्स वगैरह बहुत अच्छे से बना लिया, लेकिन ये मेरे जीन में नहीं गया कि मेरा बच्चा जो पैदा होगा बॉडी बिल्डर पैदा होगा, या मैंने स्किल कोई सीख ली, कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह कुछ करने लगा, अच्छा ऐसा,
तो ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा पैदा होते ही टाइपिस्ट पैदा हो जाएगा, ठीक है। ये उपार्जित लक्षण है जो मैंने पैदा किए। कान में मैंने अपने छेद करवाए तो बच्चा पैदा होगा तो उसका कान सीधा हुआ नहीं रहेगा, ये उपार्जित लक्षण है, मैंने एक्वायर्ड किया है, इसे एक्वायर किया। अनुवांशिक लक्षण में होते हैं, जैसे बाल काले आपके हैं तो आपके बच्चों के भी बाल काले आ जाते हैं। हाइट है, ये अनुवांशिक लक्षण है ये सारे। चलिए, कान कैसा है, कई लोगों का ओपन होता है, कई लोगों का क्लोज शेप बनाता रहता है, ठीक है। तो बंद कर्ण है कि खुला हुआ कर्ण है, ऐसी आकृति होती है। तो ये सब भी ये वंशानुगति होता है, अब मतलब इनहेरिटेड होता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है समझने लायक? दूसरा पॉइंट है कि ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते। कौन? एक्वायर्ड, जो आप खुद प्राप्त करते हो, इससे आपके डीएनए में कोई चेंज नहीं आता और ये अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते। मैंने बता दिया, मैंने अपने कान छिदवा दिए तो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होगा, मेरे बच्चे के कान छिदे छिदाए नहीं रहेंगे। वहीं जबकि जो इनहेरिटेड होता है ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ये आपके नेक्स्ट जनरेशन में बिल्कुल जाएंगे। जैसे आपकी लंबाई, आपके आँखों का रंग, आपके बालों का रंग, ये सारी चीज़ें आपके बच्चों में जाएंगी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जैव विकास में सहायक नहीं होते। बिल्कुल जैव विकास में नहीं होते, चूंकि ये दूसरी पीढ़ी में ही नहीं जाते। जो आपने गेन किया है खुद ब खुद अपनी मेहनत से उपार्जित किया है वो अगली पीढ़ी में नहीं जाती। अगली पीढ़ी को भी वही चीज़ गेन करनी है तो उसको भी उतनी ही मेहनत करनी होगी। तो जब वो मेहनत करेगा, उस तरह की एक्टिविटी करेगा तो बिल्कुल हो जाएगा। जैसे चोट लगी, पंजा, हाथ कट गया, हाथ टूट गया, ऐसा थोड़ी मेरा बच्चा जो होगा उसका हाथ टूटा रहेगा, ये नहीं होता। वो भी जब जैव विकास में ये उपार्जित लक्षण नहीं जाते हैं। लेकिन जैव विकास में अनुवांशिक लक्षण जाते हैं। जैव विकास में अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो सहायक होते हैं। जैसे क्या? जैसे आँखों व बालों का रंग। जैसे क्या? आँखों व बालों का रंग। बहुत अच्छे से समझना, आँखों या बालों का रंग क्या होगा? इनहेरिटेड है, आपके बच्चों में भी जाएगा। अब एक बात और देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फटाफट कुछ पॉइंट्स हैं, वन लाइनर हैं, उनको देख लेते हैं और वीडियो को समापन की ओर ले चलते हैं। चूँकि हमने होल चैप्टर्स को इंक्लूड कर लिया, वन शॉट में मेंटेन कर दिया। ध्यान से समझिएगा। क्या देखते हैं? जाति उद्भव। क्या देखते हैं? स्पेसिएशन। क्या? स्पेसिएशन। लंबे समयांतराल में विकास की प्रक्रिया के दौरान पूर्व स्पेसीज से नई स्पेसीज का निर्माण ही जाति उद्भव है। लंबे समयांतराल के बाद, बहुत समयांतराल के बाद थोड़े थोड़े जो चेंज होते रहते हैं, एक स्पेसीज से दूसरी स्पेसीज, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति अपने आप पैदा हो जाती है लंबे अंतराल के बाद। अब 500 साल पहले आदमियों की स्थिति, हम सब की स्थिति कैसी थी, अभी हम कैसे हो रहे हैं? हम बहुत मॉडिफाइड से हो गए हैं। ऐसे जानवरों में भी है, गायों में भी है, वनस्पतियों में भी है। तो ऐसे एक लंबे समय अंतराल बाद एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज में कन्वर्टिबिलिटी भी देखने को मिलती है। एक नई जाति ही बन जाती है, नए तरह की श्रेणी ही बन जाती है। तो ये भी है, ये जाति उद्भव है, ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे स्पेसीज समझ लेते हैं। जाति तो जीवों का, ये सब छोटे छोटे वन लाइनर है, एक एक बार में समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए। जीवों का ऐसा समूह जिसमें सभी जीव जनन कर सकते हैं तथा जनन क्षम संतति का निर्माण कर सकते हैं। मतलब हम जनन के दौरान जो बच्चे पैदा करें वो भी जनन योग्य हों, तो हम जातियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। मनुष्य सेक्स के थ्रू जनन से एक नई संतति उत्पन्न कर लेता है, मतलब हम एक जाति उत्पन्न करते हैं, अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं। तो जीवों का ऐसा समूह जिसमें सभी जीव जनन कर सकते हैं तथा जनन क्षम संतति का निर्माण कर सकते हैं, वो कैसे हैं? जाति हैं, स्पेसीज की श्रेणी में आते हैं। चलिए अंतिम पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अंतिम पॉइंट देख लेते हैं क्या? सूक्ष्म विकास, माइक्रो इवोल्यूशन। क्या देखते हैं? माइक्रो इवोल्यूशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों के लक्षणों में छोटे छोटे परिवर्तन आना ही सूक्ष्म विकास कहलाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों के लक्षणों में छोटे छोटे परिवर्तन आना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने पर छोटा छोटा जो परिवर्तन आता है, यही क्या कहलाता है? सूक्ष्म विकास कहलाता है, माइक्रो इवोल्यूशन कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीव जाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़े थोड़े ही शुरू में परिवर्तन आते हैं, बाद में चलकर बहुत सालों बाद, बहुत वर्षों बाद, एक आध सदियों बाद जा करके एक अच्छा खासा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ये जो थोड़े थोड़े परिवर्तन, छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, इन्हें हम माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। इस प्रकार से मैंने जेनेटिक्स और हेरिडिटी का ये चैप्टर पूरा का पूरा क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया है आपके सामने। अच्छे से वीडियो को देखिए, कई बार देखिए, अपने मित्रों, स्कूल, कोचिंग, जहाँ पर भी आप हैं सबको शेयर करिए, अच्छे से पहुँचाइए वीडियो को।
और हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ये बहुत ही यूज़फुल है, तैयार कर लो। 100% आप यहाँ से क्वेश्चन क्या कर लोगे बच्चों, फंसा लोगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब यहीं पर अपनी वाणी को क्या देते हैं, विराम देते हैं। अच्छे से वीडियो से जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, वीडियोज़ को दूर दूर तक पहुँचाते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एक लंबी वीडियो तैयार हुई है, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।